हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड टीएमटी बार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा। विभाग के एकीकरण कार्य योजना तैयार कर शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट में रखने के अधिकारियों को दिए निर्देश। विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों को दिए निमंत्रण पत्र। पीठसैन में 1 अक्टूबर को पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाल की पुण्यतिथि पर होगा कार्यक्रम आयोजित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मुख्यमंत्री धामी करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का माया नगरी मुंबई में हुआ शुभारंभ। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और महाराष्ट्र के पर्यटन राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे ने की शुरुआत। उत्तराखंड में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। अवैध मस्जिद से लोगों ने मस्जिद को किया खाली। बीते दिनों सुदर्शन न्यूज ने टिहरी बांध की झील के किनारे बनी अवैध मस्जिद का उठाया था मुद्दा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यहां पे बता दें कि विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने की सीएम धामी से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य से संबंधित विषयों पर यहां पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बता दें कि विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सीएम धामी से मुलाकात की है। बता दें कि राज्य से संबंधित कई विषयों पर यहां पर चर्चा हुई है, बातचीत की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर का यहाँ रुख कर लेते हैं। बता दें कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से स्कूल खोलने का जो समय है वो बदल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी स्कूलों के खुलने का समय बदल दिया गया है। सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे स्कूल और 3:30 बजे होगी छुट्टी। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे और 3:30 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 अक्टूबर से प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उनका जो समय है वो बदल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने यह आदेश जारी किया है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के मुसेठी, कपरोली, जम्मू समेत दर्जनों गांवों का भ्रमण किया है। बता दें कि साथ ही क्षेत्रवासियों को पीठसैन में आयोजित होने वाली 1 अक्टूबर को पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर स्मारक और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शिरकत करेंगे। एक अक्टूबर को हमारे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी की याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है वो एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है। और मैं कह सकता हूँ कि उस दिन हम अपने इलाके के जितने भी शहीद परिवार हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा की है। बता दें कि उन्होंने विभाग के एकीकरण की कार्य योजना तैयार कर इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट में रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित जमरानी और सौंग बांध के निर्माण के काम को लेकर तेजी लाने, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए छोटे छोटे बांध और चेक डैम के निर्माण की कार्य योजना बनाए जाने के साथ बैराज और नहरों की सफाई की व्यवस्था करने के सख्त आदेश दिए हैं। बता दें कि इसके अलावा सीएम ने योजनाओं के निर्माण की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं और योजनाओं की जियो टैगिंग की भी यहां पे व्यवस्था बनाने को कहा गया है। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, उनका एक बयान सामने आया है जहां हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड को नालायकों और बेवकूफों के हाथ में सौंप दिया गया है। अब मंत्री जी का ये बयान प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बता दें कि हरक सिंह रावत ने मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और वहीं अपने संबोधन में उन्होंने ये बयान दिया और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान को लेकर जानकारी से इनकार कर दिया। पूछने पर उन्होंने कहा कि हरक सिंह ने यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं सर, आप क्या मानते हैं कि इस तरह से टिप्पणी करना कोई उचित है? अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है उन्होंने। जी का बयान कोई ऐसा नहीं है जिसको आप सीरियसली लो या मैं सीरियसली लूँ। वो हमारे लाडले विधायक हैं, मंत्री हैं और हर घर में एक आध बच्चा होता है, अपनी बात कहने का उसका तरीका होता है। वहीं 3 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर यानी टीटीएफ का माया नगरी मुंबई में शुभारंभ हुआ है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और महाराष्ट्र के पर्यटन राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसकी संयुक्त रूप से की है। बता दें कि इस फेयर में 55 स्टॉलों मंडपों में उत्तराखंड समेत 16 राज्यों के लगभग 108 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें निजी होटल, ट्रैवल, एडवेंचर व्यवसायियों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। टूरिज्म फेयर से पहले बता दें कि उनके पहले ही दिन उत्तराखंड पर्यटन के स्टॉलों पर अंगूठाओं का विशेष आकर्षण बना रहा। वहीं मौके पर मौजूद उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसको ध्यान में रखते हुए इस साल भी उत्तराखंड पर्यटन पर्यटकों के लिए विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को गांव-गांव पहुंचाने की कवायद शुरू कर रही है। सभी नेताओं के लिए 3 दिन गांव में बिताने और रात्रि प्रवास का कार्यक्रम बनाया गया है। जो वो बता दें कि नेताओं का आम जनता से सीधा जुड़ाव होगा। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं की गतिविधियों को लेकर फीडबैक मिल सकेगा और यही नहीं, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत से उनकी समस्याएं जो है वो सामने आएंगी, जिससे पार्टी के मैनिफेस्टो का आम आदमी की समस्याओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। और 3 दिनों के कार्यक्रम में पहले दिन गांव में कांग्रेसी पहुंचकर रात्रि प्रवास और किसी एक परिवार के साथ भोजन करेंगे, तो वहीं दूसरे दिन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गांधी जयंती का जश्न मनाया जाएगा। वर्तमान राजनीति में गांधी के महत्व पर व्याख्यान भी होगा और इस दिन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर श्रमदान भी किया जाएगा। हमारे डीआईजी महोदय के अनुसार वहीं खटीमा में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साथ ही भारी मात्रा में नशीली पदार्थ जो है वो बरामद कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश को नशा मुक्त करने की पुलिस की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसके चलते एक अभियान के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष दिनेश फर्त्याल ने बताया कि पुलिस और एसएसबी की ओर से सीमा पर संयुक्त चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोका और चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच जो है वो शुरू कर दी है। हमारे डीआईजी महोदय के अनुसार आजकल एक अभियान चल रहा है क्रैकडाउन नशे के खिलाफ, और जिले में तो पूर्व से ही एसएसपी साहब के निर्देशानुसार अभियान चल रहे हैं नशे के खिलाफ।
चल रहे हैं। तो उसमें जो है कल पुलिस पार्टी जो है एसएसबी के साथ मिलकर बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। तो गश्त के दौरान जो है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, तो इसको रोका तो जो है उसके बाद चरस मिली और जिससे 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिलाधिकारी रंजन राजगुरु और स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन सेंटर का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने ऑक्सीजन सेंटर की स्थापना में योगदान दिए जाने पर डाबर प्राइवेट लिमिटेड का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन सेंटर के माध्यम से 36 बेडों के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे 36 बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। आने वाले समय में स्वास्थ्य केंद्र में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो ऑक्सीजन सेंटर के माध्यम से 100 से अधिक बेडों तक भी ऑक्सीजन यहां पे मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन सेंटर की स्थापना होना क्षेत्र के लिए एक बहुत ही लाभकारी वरदान साबित होगा। लिमिटेड के सहयोग से सीएससी सितारगंज में 250 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट आज लोकार्पण किया गया। तो सबसे पहले मैं डाबर इंडिया लिमिटेड का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार ही कहने पर हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और आज यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार हो गया। अभी हाल फिलहाल तो 36 बेड पे पूरी पाइपलाइन बिछ गई है और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो रही है। डाबर इंडिया का जिन्होंने मेरे और मैडम के रिक्वेस्ट पे एक 60 लाख रुपए का यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी है सीएससी सितारगंज में। पिछले कोरोना वेव में आप सबने देखा किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए तराई मची हुई थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढ रहे थे, परेशान थे। तो इस ऑक्सीजन प्लांट से हमारे जो सितारगंज अस्पताल के 36 बेड कवर्ड है और जब बालाजी यहाँ पर अपना पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देगा तो ये ऑक्सीजन प्लांट लगभग 100 ऑक्सीजनेटेड बेड्स को सप्लाई। वहीं मानदेय और लाभांश का भुगतान नहीं होने पर राशन विक्रेताओं ने अब राजकीय अन्न भंडार नई टिहरी में धरना शुरू कर दिया है, बता दें, जिस कारण अगले महीने का खाद्यान्न भी यहां पे अभी उठाना शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण उपभोक्ताओं को अगले महीने में सस्ते राशन के लिए परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। वहीं गल्ला राशन विक्रेता उत्तम सिंह नेगी ने कहा है कि विधानसभा में विभागीय मंत्री के समक्ष 3 बार बातचीत होने के बावजूद भी आज तक इस पे कोई भी समाधान नहीं निकल सका है, जिसके चलते मजबूरन उन्हें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि जब तक राशन विक्रेताओं को मानदेय लाभांश का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जो है वो समाप्त नहीं की जाएगी। कम से कम गत 30 वर्ष का दुकानदार है, ये सारे लोग हमारे पास हैं, पर इनको मानदेय नहीं मिलता है क्योंकि इसका शोषण कर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा सबको मानदेय है, ओपनर वाले को कर्मचारी को कम से 15,000 रुपये है और हमको मानदेय 0 है बिल्कुल। हमको प्रति क्विंटल 18 रुपये मिलता है, जिसमें हमारे बच्चे सेंट्रल का प्रोविंशियल का कमीशन डिफर करता है, जबकि हमारा सेंट्रल एंड प्रोफेशनल का जो कमीशन है वो हमको। तो वहीं उत्तराखंड में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुदर्शन न्यूज ने टिहरी बांध की झील के किनारे बनी अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से वहां स्थानीय लोगों का विरोध होना शुरू हो गया था। वहीं इस विरोध को बढ़ते देख मस्जिद से जुड़े लोगों ने खुद ही मस्जिद को खाली करना शुरू कर दिया है। तो वहीं कोटद्वार के हर गली कुचे में बिकती अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाना पार्षद विपिन डोबरियाल को महंगा पड़ गया। बता दें कि अवैध शराब बेचने वालों ने हमला कर बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया है, जिस वजह से पार्षद को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। बता दें कि पार्षद लगातार क्षेत्र में बिकती अवैध शराब और सट्टा कारोबारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं और यही बात शराब माफियाओं और सट्टा कारोबारियों को नापसंद थी और पार्षद पर उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। और इस हमले से साफ हो चुका है कि किस तरह कोटद्वार में माफियाओं का राज चल रहा है, जो कि वह कानून को भी हाथ में लेने से अब नहीं डर रहे हैं।
वहीं आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं और इसी कड़ी में सदगुरु ने कहा है कि उत्तराखंड धरती को दी गई ईश्वर की एक अनमोल धरोहर है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। और साथ ही सदगुरु ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी उत्तराखंड नहीं आता है, समझो उसका जीवन व्यर्थ है। वहीं सदगुरु ने भक्तों से मुलाकात करते हुए कहा कि वो देशवासियों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि सदगुरु ने केदारनाथ की यात्रा करते हुए बद्रीनाथ की यात्रा पर भी जाएंगे, ऐसा कहा है। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महात्मा जो इतने बड़े प्रवचन देते हैं, पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया को देते हैं, आज उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे होटल में रिवरसाइड रिसोर्ट के अंदर। हम तो गौरवान्वित हैं और हमको अति प्रसन्नता है इस बात की कि आज गुरुदेव मेरे को सौभाग्य मिला उनके चरणों को प्रणाम करने का। वहीं मसूरी में 3 युवकों को दंपति का पीछा करना महंगा पड़ गया। बता दें कि एक कार से 3 युवक नशे के धुत होकर एक दंपति का पीछा करते हुए दंपति के बाइक पर अपनी कार से टक्कर भी मार दी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी शिकायत दंपति ने थाने में की और इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवकों को यहां पे पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने तीनों युवक का पीछा करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद तीनों युवकों ने दंपति से माफी मांगी है। मैं देहरादून से अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल से मसूरी आ रहा था। जैसे ही मैं कोलू खेत पे पहुंचा, उसके ऊपर चूना खाला पड़ता है, वहाँ से ये 3 लड़के थे, यूपी 15 इनकी गाड़ी का नंबर था, और ये मेरे पीछे लग गए। इन्होंने देखा कि खाली गाड़ी है, लड़के लड़की बैठे हैं, असल में वो मेरी वाइफ थी। और जैसे ही हम आगे गए, ये हमको फॉलो करने लगे और ने हॉर्न बहुत बार हॉर्न दिया, बट हमने इग्नोर करा इन्हें। रास्ते में मतलब भाई बैठा था तो इन्होंने अपनी दारू पीने लग गए। अब इंसान दारू पीने के बाद क्या होता है, बेसिकली क्या हुआ कि भैया आप थे ना वहाँ पे, तो आपने क्या करा, हम लोग जैसे गाड़ी चला रहे थे ना, तो आप पीछे से आके हम लोगों को ओवरटेक करा। वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको कि आपने इंटेंशनली करा, गाड़ी रुकी हुई थी, मैं आपने हाँ, तो बेसिकली क्या इंटेंशनली नहीं करा, अनइंटेंशनली आपने ओवरटेक करा। तो भाई ने क्या करा कि वो बोला कि भाई यूपी 15 की गाड़ी, चल ठीक है, इसने आगे हमसे कैसे बढ़ा दी, और स्टेशन में उसने आपको। वहीं लीज एंड रेंट एसोसिएशन ने एक होटल के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि मसूरी लीज एंड रेंट एसोसिएशन का उद्देश्य मसूरी में नगर पालिका के अंतर्गत धारकों को हितों की रक्षा करना है और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करना है। बैठक में नगर पालिका परिषद के अधीन लीज और किराएदारों के हितों की रक्षा करने पर यहां पर चर्चा की गई। बता दें कि साथ ही इस बैठक में लीज एंड रेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और कई सदस्य जो थे वो शामिल हुए। ये जो हमने समिति बनाई है, ये नगर पालिका मसूरी के जो लीज और किराएदारी धारक हैं, उनकी समस्याओं को लेकर एक समिति बनाई गई है, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इस टाइप का हमारा कोई मंच नहीं था जिससे हम अपनी समस्याओं को नगर पालिका तक पहुंचा सके या शासन तक पहुंचा सके। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। बता दें कि मसूरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश के बाद बता दें कि मौसम काफी सुहावना हो गया है, जिसका स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और वहीं लोग ठंडक का भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों में और भी बारिश हो सकती है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला रामनगर से भी सामने आया है, जहां 4 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दी, जिसके आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल रात्रि में एक लड़की द्वारा थाने में एप्लीकेशन दी गई कि 4 लड़कों के द्वारा उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया। उसे कई बार होटलों में भी ले गए और कल रात्रि में उसे पुनः जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहा गया।
तहरीर के आधार पर थाना रामनगर में 4 नवयुवकों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्परता से उनकी गिरफ्तारी की गई और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं निचले क्षेत्र में जहां मां गंगा दूषित होती जा रही है, जिसके चलते पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के 2 व्यक्ति गोमुख पहुंचे, जो इस गंगा परिक्रमा को कर रहे हैं। बता दें कि कर्नल आर.के. पांडे महाराष्ट्र से हैं और हरेल पटेल गुजरात के अहमदाबाद से आए हैं। उन्होंने नीलकंठ गंगा परिक्रमा के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए यह संदेश दिया कि गंगा को स्वच्छ रखें, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और मानव जाति भी स्वस्थ रहेगा। बता दें कि इस परिक्रमा को आज तक किसी भी दल ने नहीं किया है। गंगा परिक्रमा के तहत इस टीम ने गोमुख से ऋषिकेश की ओर की और गंगा नदी के दाहिने से पैदल चलकर पूरी करने का संकल्प लिया है। और वहीं इस यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर से शुरू की गई है, जिसका नाम नीलकंठ गंगा सागर रखा गया है। पशुओं से इंसानों में ब्रुसेला जैसी घातक बीमारी का संक्रमण न हो, इसके लिए राष्ट्रीय पशु रोग ब्रुसेला नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला पशु चिकित्सा अधिकारियों और विभाग के कर्मचारियों के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और पशु चिकित्सा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि ब्रुसेला जैसी घातक बीमारी पशुओं से इंसान में फैलने का डर रहता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसी उद्देश्य को देखते हुए ब्रुसेला नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्रुसेला का जो हमारा एक टीकाकरण का प्रोग्राम आगामी दिनों में होने वाला है, क्योंकि ब्रुसेला जैसे कि एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसका पशुओं से इंसानों में इसका खतरा काफ़ी गंभीर रहता है। तो हमारे चाहे वो पशु चिकित्साविद हों, अन्य कर्मचारी हों या पशुपालक हों, सभी को उसका खतरा रहता है। तो इसी उद्देश्य से कि भाई ये टीकाकरण सावधानी से बहुत, क्योंकि लाइव वैक्सीन भी लाइव होती है तो वो बहुत खतरा रहता है उसका, तो उसको क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे, कैसे। विकासनगर ब्लॉक सभाघर में जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार का स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्वच्छ पानी की गुणवत्ता जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जल निगम अधिशासी अभियंता संदीप बरनवाल समेत अन्य अधिकारी ने शिरकत की। और इस दौरान 10 पैरामीटर पर जल की गुणवत्ता की ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे कि ग्रामीणों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ जल मिल सके। और इस अवसर पर जल निगम अधिशासी अभियंता संदीप बरनवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हम विकासखंड के हर ग्रामवासी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिससे चलते ग्राम में वाटर टेस्टिंग किट भी उपलब्ध कराई जा रही है और ताकि ग्रामीण खुद ही पानी की जांच कर सके। ये जल जीवन मिशन भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार भी है। उसके अंतर्गत हम प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ये वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध भी करा रहे हैं और उससे उस गांव के 5 महिलाओं को हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक माह उस जो पेयजल उपलब्ध हो रहा है वो शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है या नहीं, वो खुद चेक करें। उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, ताकि उसके जो स्वस्थ, ताकि उनके बच्चे परिवार भी स्वस्थ रहेंगे। खुद से जांच करेंगे, शुद्ध पिएंगे तो शुद्ध वो स्वस्थ भी रहेंगे। इसका वहीं विकासनगर जल संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील प्रांगण में प्रदर्शन किया और आरक्षित वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। और वहीं रघुनाथ नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के SC, ST और OBC अन्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूनतम आय का निर्धारण नहीं होना। दरअसल जो प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग हैं, चाहे SC, ST, OBC और EWS के तहत जो लोग हैं जिनको आरक्षण दिया जाता है, जिसका एक मानक है कि SC को 19%, OBC को 14%, EWS को 10% और 4% जो ST के लिए आरक्षित है। हमारा कहना यह है कि जो आरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है उसके तहत गरीब का भला कभी नहीं हो सकता। वो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी को मोहताज है, बहुत ही निर्धन है, निराश्रित है, उस व्यक्ति को इसमें कैसे इस श्रेणी में लाया जाए। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के गंगा ग्राम बगोरी को न्यूनतम
बता दें कि न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने कानूनी सहायता क्लिनिक की यहां पे सौगात दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लीगल एंड क्लिनिक के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण जनों को निःशुल्क और मूलभूत विधिक सेवा की सुविधा मिलेगी। ये सहायता केंद्र हर बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें वकील, पैरालीगल, वॉलंटियर ग्रामीणों को मुफ्त में विधिक जानकारी देंगे। वहीं 3 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे न्यायमूर्ति ने गंगोत्री धाम में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।